तो स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड नंबर 11 में। तो पिछले एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो अब थॉमस होता है एंड जिनू होते हैं वो अब बैटल फील्ड में उतर चुके होते हैं और एक दूसरे को काफी अच्छी वाली टक्कर दे रहे होते हैं। तो अगली वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने सीजन 3 के पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले ये वाली देख लो एंड बाद में वो वाली देख लेना। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं जो वुंडेड हंटर होते हैं उन्हें थॉमस से दूर ले जाया जा रहा होता है और एक हंटर ना थॉमस की तरफ देख रहा होता है और जो थॉमस होता है ना वो तेजी से आसमान की तरफ उड़ रहा होता है और देखने में ऐसा लग रहा होता है कि अब थॉमस जिनू को पकड़ने ही वाला है। बट उससे पहले जिनू उसके सिर पे पैर रखता है और उससे दूरी बना लेता है एंड थॉमस जो होता है वो यही सोच रहा होता है कि भाई ये कितनी मेरी बेइज्जती करेगा यार। और फिर थॉमस बोलता है कैप्चर और अब जिनू थॉमस की पकड़ में आने ही वाला होता है, लेकिन तभी बंदा अपना कमांडर अथॉरिटी स्किल का यूज करता है जिससे दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं और यह बताना काफी मुश्किल होता है कि कौन किसको डोमिनेट कर रहा होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं अगले पल जो थॉमस होता है ना वो किसी एक बिल्डिंग पर जाकर गिरता है और जो जिनू होता है वो समहाउ खुद को संभाल रहा होता है। लेकिन अब जो थॉमस होता है ना वो फिर से उड़ता है और जो जिनू होता है ना वो थॉमस की तरफ आगे बढ़ता है उस पर हमला करने के लिए। लेकिन उससे पहले थॉमस जिनू पर हमला करता है लेकिन जिनू उसके हमले को डॉज कर देता है और जो थॉमस का अटैक होता है ना वो फिर से खाली चला जाता है और अब जिनू की बारी होती है और अब जो जिनू होता है वो थॉमस के दोनों सिंगों को पकड़ता है एंड अपने पैर से उसके मुंह पर एक लात मारता है और उसके अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है जिससे थॉमस की हालत खराब हो जाती है। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिस जगह थॉमस और जिनू की फाइट चल रही होती है ना उस जगह फिर से ब्यूरो के लोग आ जाते हैं। जहाँ पे व्हाइट का साथी होता है वो उसे बोलता है इस जगह का जो माना है ना उसका इंटेंसिटी काफी ज्यादा खतरनाक है और पता नहीं किस टाइप के मॉन्स्टर उस जगह फाइट कर रहे हैं और बोलता है मिस्टर व्हाइट उधर जाना आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है और इसलिए अच्छा यही होगा कि आप यहीं पर रहें। और फिर हम लोग देखते हैं जिनू को और जैसे जिनू वांग को मारा होता है ना वो वैसे ही थॉमस को भी मार रहा होता है और अभी थॉमस जिनू को देखकर अपने मन में सोचता है कि ये किस टाइप का मेज हंटर है, इसके पास इतनी पावर और इतनी स्पीड कैसे हो सकती है, मैं इस फाइट को हारने वाला हूँ और यह मेरे लिए इम्पॉसिबल है। एंड देन जब वो पीछे से फिर से उस पर हमला करता है तब वो जिनू होता है ना वो उसके हमले को रोक देता है लेकिन पता नहीं कैसे थॉमस का दिमाग घूम जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है जिनू को कि मैं हूँ ग्रेट थॉमस आंद्रे और तुम्हें क्या लगता है कितना काफी होगा मेरे को हराने के लिए। लेकिन फिर से जो अपना जिनू होता है ना एंड अपने एल्बो से उसके सिर को तोड़ देता है और बोलता है देख मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तू कोई भी हो, मैंने तुझसे पहले ही बोल दिया था। एंड इस टाइम पे जो जिनू होता है ना वो कंटिन्यूअस थॉमस पे पंच मारे जा रहा होता है और यह देखकर दूर से जो व्हाइट होता है ना वो चिल्लाते हुए कहता है मिस्टर संग प्लीज रुक जाइए। लेकिन जो जिनू होता है ना वो रुकता नहीं, वो लगातार पंच मारे जा रहा होता है और अब एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जब थॉमस को लगता है कि वो उससे नहीं हरा सकता और फिर वो उससे कहता है दैट्स ओवर और अब जिनू भी रुक जाता है। एंड फिर इसी के साथ अपना जो जिनू होता है वो फाइनली थॉमस को हरा दिया होता है और दूसरी तरफ जो ब्यूरो के लोग होते हैं वो थॉमस की हालत को देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि जो संगजिनू है उन्होंने थॉमस को हरा दिया होता है। लेकिन अब जो सभी हीलर्स होते हैं वो थॉमस को हील कर रहे होते हैं और जो चीजें होती हैं वो फिर से उनके कंट्रोल में आ रही होती हैं। और अभी एडम व्हाइट अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है मेरे को खुश होना चाहिए कि जो चीजें हैं और भी ज्यादा वर्ष नहीं हुई। लेकिन तभी उनके पास उनका साथी आता है और उसे एक बुरी खबर लेके बताता है कि जो हांग डोंगसुक है उनकी सांसें नहीं चल रही और उनके जो दिल की धड़कन है ना वो भी रुक चुकी है और जो संगजिनू है ना वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। एंड फिर इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं दूसरी जगह की एक बिल्डिंग को जिसके ऊपर जिनू और उसका एक शैडो सोल्जर होता है और जिनू जिस शैडो सोल्जर के साथ होता है ना वो शैडो सोल्जर किसी और का नहीं हांग डोंगसुक की ही होती है और जिनू उसे बताता है कि मैंने शैडो एक्सचेंज का यूज करके बेरू के साथ अपनी पोजीशन को स्विच कर लिया है और काफी समय हो गया जब तुम साउथ कोरिया में हो और जिस सिटी को तुम देख रहे हो ना वो सियोल सिटी है। एंड राइट नाउ जो बेरू है वो दूसरी सिटी में है जहाँ पर जिनू को हील कर रहा है। लेकिन तभी साइड से हांग जो होता है वो बोलता है मेरे किंग और फिर जिनू उसकी तरफ देखता है। इसके बाद जो वांग होता है वो जिनू से अपने लिए एक नाम मांगता है। इसके बाद जो जिनू होता है ना उसे नाम देता है ग्रीड क्योंकि मरते वक्त वो लालची इंसान के तौर पर मरा था। एंड यह जो नाम होता है वो वांग को काफी अच्छा लगता है और फिर सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं अगले दिन का सीन इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस का जहाँ पर सभी कैमरामैन ना जिनू को ही हाईलाइट कर रहे होते हैं और सभी को पता चल चुका था कि जिनू ने थॉमस को कैसे हराया है। लेकिन जिनू को इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस वो अपना एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए यहाँ पर आया होता है और उस सवाल को अभी तक रिवील नहीं किया गया होता है। और इसी दौरान जो डिप्टी डायरेक्टर होते हैं वो जिनू को एक ईयरबड से देते हैं जिसकी हेल्प से वो दूसरों की वॉइस को दूसरों की बातों को समझ पाएगा। एंड अब वो पॉइंट आ जाता है जब जिनू कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजा खोलता है
जिस जगह सभी गिल्ड के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए होते हैं और सभी लोग जिन्हू के ही तरफ देख रहे होते हैं, इंक्लूडिंग लू जियांग। और यहाँ पर ना हम लोग एक जिन्हू की काफी खतरनाक और बैडेस्ट एंट्री को देखते हैं। एंड जिन्हू का आते ही जो दूसरे लोग होते हैं ना, अब वो जिन्हू के बारे में बात कर रहे होते हैं कि लाइक कैसे कल उसने थॉमस को हराया था एंड जापार के अंदर जो एस रैंक गेट अपीयर हुआ था उसने खुद ही हैंडल कर रखा है, लाइक ऐसी बातें। और अब जिन्हू जाता है सीधे अपनी सीट पर और वहाँ पे बैठ जाता है। एंड अभी सभी लोगों के सामने एक डॉक्टर भी मौजूद होता है जो सभी को बोलता है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर बिजर, जिसको हम लोग केवल डॉक्टर ही बोलने वाले हैं। और अब डॉक्टर सभी को अनाउंस करता है कि जैसा तुम लोग सभी जानते हो कि रिसेंटली जो नंबर ऑफ गेट्स और पावरफुल बीस्ट है उनकी संख्या काफी बढ़ चुकी है, लेकिन जिस बात से तुम लोग अवेयर नहीं हो वो यह है कि हमने आसमान में एक अनयूजुअल एक्टिविटी को डिटेक्ट किया है। और अभी हमें एक वायरल रिपोर्ट भी दिया गया है कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ माना है वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो रहा है, जिससे वो काफी डेंस हो चुका है। और उन्होंने इस चीज का ना एक न्यू नाम भी दे रखा है जो होता है मेगास्फीयर। और अब जो डॉक्टर होता है वो अपनी स्क्रीन पर दिखाता है किन किन जगह मेगास्फीयर अपीयर हो रखा है। और हमें पता चलता है कि टोटल 9 जगह है जहाँ पर मेगास्फीयर अपीयर हो रखा है। और जिस जगह सबसे ज्यादा हाई कंसंट्रेटेड मेगास्फीयर होता है ना, वो होता है साउथ कोरिया का सिगोल। साउथ कोरिया का नाम सुनते ही जो लोग होते हैं वो जिन्हू की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन जिन्हू को इससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब जो डॉक्टर होता है वो सभी को बोलता है कि सभी लोग जिन्हू की तरफ देखना बंद करो। अगर वो जानता है कि इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाए तो पहले ही इस चीज को कंट्रोल कर चुका होता। वो रैंक्स और हंटर से काफी ज्यादा बियॉन्ड है। और अब जिन्हू सुनता है कि जो यह मेगास्फीयर है वो टोटल 9 जगह अपीयर हुए हैं, तो जिन्हू को ऐसा लगता है कि क्या जो नंबर ऑफ मोनार्क हैं वो इस जगह कुछ करना तो नहीं चाहते। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो डॉक्टर होता है वो सभी को बता देता है कि उनके पास कोई तरीका नहीं है इस चीज से डील करने का, लेकिन वो सभी को एश्योर करता है कि जल्दी ये दुनिया है वो बड़ा सा बदलाव फेस करने वाली है। और अब साइड से उधर डेविड भी आता है जो कि बोलता है, डॉक्टर क्या आपकी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई? तो डॉक्टर जवाब देते हैं यस। एंड अब डेविड स्टेज पर आता है एंड सभी को एक इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में बताने वाला होता है। जो अनाउंसमेंट यह होता है कि 2 हफ्ते पहले जो क्रिस्टोफर रीड है ना, वो किसी ग्रुप के द्वारा मारा जा चुका था। और जब यह बात सभी लोग सुनते हैं ना, वो चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं कि क्या ये कोई मजाक तो नहीं। एंड अभी जो सभी का शक होता है ना, वो सीधे जिन्हू पर जाता है, क्योंकि कल उसने थॉमस को बड़ी बुरी तरीके से हराया था। लेकिन जिन्हू को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि लोगों की बातों से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। बट अब जो डेविड होता है ना, वो सीधे कंक्लूजन में आता है और सभी को बताते हैं कि उन्हें क्या लगता है इस इंसिडेंट के पीछे कौन हो सकता है। और अब पूरी दुनिया के गिल्ड के रिप्रेजेंटेटिव के सामने जिन्हू के फादर की फोटो दिखाते हैं और उसका नाम उन्हें दिया गया होता है सस्पेक्ट एस। और यह सब देखने के बाद जिन्हू थोड़ा गुस्से में होता है और बोलता है, मेरे फादर। और फिर वो अपने मन में सोचता है जो डंजन्स है वो रूलर्स का क्षेत्र है और अभी मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है कि क्यों उन्होंने एक बिस्ट को भेजा जो मेरे फादर जैसा दिख रहा है। और क्या इस बात का तो उससे लेना देना नहीं है जो केमिस्ट ने बोला था। एंड अभी जो डेविड होते हैं ना, वो सस्पेक्ट एस के बारे में बता रहे होते हैं कि सस्पेक्ट एस उन्हें कैसे मिला और उसने वॉन्ग के साथ क्या क्या किया। और यह सब तुम तो पहले से ही जानते हो कि क्या क्या हुआ है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि जब जिन्हू ध्यान से अपने फादर को देखता है तो उसे कुछ रियलाइज होता है। वो अपने मन में सोचता है कि क्या मेरे जो फादर है वो कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन फिर वो उसे दिखाई देता है कि जो उसके फादर होते हैं वो कह रहे होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे होते हैं वॉन्ग को कि तुम साउथ कोरिया पे पैर मत रखना और यह मैं अपने बेटे की भलाई के लिए नहीं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलने वाली है अगर तुम मर भी जाओ। एंड फिर साइड से एंट्री होती है ग्रीड की, जो कि जिन्हू को बोलता है, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है मेरे किंग। और अब डेविड सभी को बताता है कि हमारा प्लान यह है कि हम सभी लोग सारी दुनिया के गिल्ड से हेल्प मांगे इस इंसान को पकड़ने के लिए। अगर आपको भी इस इंसान के बारे में कुछ भी पता चलता है या फिर दिखाई देता है तो प्लीज हमसे कांटेक्ट करें। और आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो डेविड से इस इंसान के बारे में आई मीन की सस्पेक्ट एस के बारे में काफी अलग अलग सवाल पूछ रहे होते हैं, लेकिन डेविड सभी का जवाब देता है। एंड देन जैसे ही वो वहाँ से जाने वाला होता है वैसे ही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक बंदा अपने हाथ को खड़ा करता है और बोलता है, आपने अभी तक इस इंसान के आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया, जो कि हमारे सर्च में काम आएगा। एंड ये जो बात कही होती है ना, वो लू जियांग ने कही होती है, जो कि चाइना का एक 7 स्टार हंटर है। इवन वो डेविड को सीधे बोल देता है कि मैं तुमसे सीधे पूछता हूँ, उस बिस्ट का और जिन्हू का कोई रिश्ता है? और अब डेविड होता है उसे बोलता है, मेरे को ऐसा लगता है कि अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है इस इंटरगेशन को। इस कन्वर्सेशन के दौरान हमें पता चलता है जो सस्पेक्ट एस है वो संगजिनू के फादर है और इसलिए हम लोग केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन का ही यूज कर रहे हैं। और अब दूसरे लोग सुनकर इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर लू जियांग जिन्हू से पूछता है, मिस्टर संग तुम क्या करोगे अगर वो बिस्ट तुम्हारे मिसिंग फादर निकले और जो सभी हंटर होते हैं ना वो उन्हें हंट करने की कोशिश करे? वो जिन्हू होता है वो जवाब देता है, ये नेचुरल है हंटर्स का बिस्ट को हंट करना।
करना, अगर सस्पेक्ट एक बीस्ट निकलता है तो मैं खुद उसे टेक डाउन करूंगा, लेकिन अगर वो सस्पेक्ट मेरे फादर निकले, कोई बीस्ट नहीं। और अभी ना जिनू को याद आता है कि उसके जो अपने दोस्त होते हैं उन्होंने कैसे उन्हें बचाया होता है क्लम्स में से, और फिर वो काफी बेड तरीके से उन्हें कहता है मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया के अगेंस्ट क्यों ना खड़ा होना पड़े। एंड इसके बाद जो कन्फ्रेशन होती है वो खत्म हो जाती है, जहाँ पर एडम व्हाइट और जिनू कहीं जा रहे होते हैं, और एडम बोलता है क्या उस वक्त आप सीरियस थे? तो जिनू जवाब देता है यस। एंड जो एडम होता है वो बोलता है कि मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि तुमने 500 टॉप रैंक हंटर्स के सामने यह बात बोली जो कि 120 कंट्रीज से आए हुए होते हैं, और शायद एक ही हंटर है जो इस तरह से बच सकता है। तब जिनू पूछता है वह कौन है? तो एडम व्हाइट बोलते हैं वो इस समय हॉस्पिटलाइज है। तब जिनू को याद आता है कि वो किसकी बात कर रहे होते हैं, वो बात कर रहे होते हैं थॉमस आंद्रे की। एंड तभी वहाँ पर लू जीगैंग आता है और वो कुछ जिनू से बोलता है, लेकिन जिनू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो बोलता है कि यह क्या कह रहा है। तो जो एडम व्हाइट होते हैं ना वो बोलते हैं वो कह रहा है कि उसने चाइना में एक जायंट को मारा था जो कि तुमने उसे जाने दिया था। इस बात पे जिनू होता है ना वो चौंक जाता है और वो एडम व्हाइट से पूछता है तुम चाइनीज भी जानते हो? तो एडम व्हाइट बोलते हैं वेल मैं एशिया का इंचार्ज हूँ, तो मेरे को एशिया की मोस्ट लैंग्वेज आती है। फिर लू जिंगैंग कुछ बोलता है और एडम जो होता है वो ट्रांसलेट करके बोलता है वो आपसे तब से मिलने चाहते थे, उन्हें ऐसे लोगों के बारे में जानना है जो मॉन्स्टर को चुटकियों में खत्म कर देते हैं। वो खुश है कि आपने थॉमस को उसकी जगह लाए, वह पॉजिटिव है इस बार थॉमस की गलती थी। तब जिनू अपने मन में सोचता है मुझे स्टार्टिंग में लगा था ये ग्रीमी गाय है, लेकिन अभी वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बंदा लग रहा है। एंड उसके बाद वो लोग हैंडशेक भी करते हैं और जो लू जियांग होता है वो जाते जाते कुछ बोलता है जो सुनकर जो एडम व्हाइट होते हैं ना वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। वो बोलता है कि उसकी उम्मीद है वो सस्पेक्ट ऐसे आपके फादर ना हो। एंड फिर इधर डेविड भी आ जाता है जिनू के पास और उसे कहता है मिस्टर संग आपके पास कुछ समय है हमें देने के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं वो सभी लोग ना कहीं पर बैठे हुए होते हैं जहाँ पे जिनू के सामने मिस सेलनर होती है, और यह वही मिस सेलनर है जो कि जिनू की डार्कनेस को विटनेस करके काफी ज्यादा डर गई थी पहले। और उसे देख कर ना जिनू अपने मन में सोचता है ये अपग्रेडर इधर क्या कर रही है, और उसे बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी। और अब उधर मुद्दे की बात शुरू होती है जहाँ पे मिस सेलनर जिनू को बताती है लेटली मेरे को एक सपना आया जिसमें जो ग्रेटेस्ट हंटर है ना वो किसी के थ्रू हंट हो रहे हैं, और कुछ दिन बाद मेरा जो सपना था वो रियलिटी बन गया। और फिर जिनू बोलता है सो ऐसा हुआ था क्रिस्टोफर रीड के साथ। और अब साइड से डेविड उसे बोलता है हमने उसे वार्न किया था लेकिन उसने हमारी बात नहीं सुनी, इसके बाद तुम अवेयर ही हो उसके साथ क्या हुआ था। अब मिस सेलनर जिनू को बोलती है जो हंटर्स हमारी दुनिया को प्रोटेक्ट करते हैं वो अभी ऐसे ही मारे जा रहे हैं, वो लोग जो कि हंटर्स को मार रहे हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अब जिनू उन्हें बोलता है सो अब मेरे को वार्न करने आई हो क्या? तो मिस सेलनर जवाब देती है नहीं मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम हंटर्स को प्रोटेक्ट करो। और यह सुनकर जिनू होता है ना वो चौंक जाता है, और इसी कन्वर्सेशन के अंदर जो मिस सेलनर होती हैं वो इस चीज को भी मेंशन करती हैं कि जब वो उसके अंदर झाग रही थी तो उसे दिखाई देता है कि कोई चीज है उसके अंदर जो पेशेंसली वार का इंतजार कर रहा है, जो सुनकर जिनू भी चौंक जाता है और अपने मन में सोचता है ये तो वही बात कर रही है जो मोनार्क ऑफ जायंट ने कहा था, द बैटल बिटवीन मोनार्क एंड रूलर। और अब जिनू समझ जाता है कि जो मिस सेलनर है ना उसके अंदर शैडो मोनार्क की पावर देखी है, इवन जो उसके सपने में हथियार आया उससे भी सेम पावर है, जिसका मतलब यही है कि वो लोग मोनार्क हैं। और दूसरी तरफ हम लोग डेविड को देखते हैं जो कि जिनू की हेल्प करने के लिए कुछ कहता है, जो कि जिनू की हेल्प करने के लिए काफी कुछ करते, इवन उसे वो रूइन स्टोन देने तक के लिए तैयार हो जाते। लेकिन जो जिनू होता है ना वो यही जवाब देता है आई एम सॉरी। और फिर डेविड बोलता है क्या ऐसा इसलिए क्योंकि आपके अंदर अभी तक थॉमस को लेकर ईर्ष्या है? तो जिनू जवाब देता है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक यह नहीं जानता कि मैं किसके साथ और किसके अगेंस्ट फाइट करने वाला हूँ। और यह सुनकर ना वो लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि बंदा बोल क्या रहा है एग्जैक्टली। एंड फिर जो जिनू होता है ना वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर लंबी सांस लेता है एंड बोलता है मिस्टर व्हाइट क्या आप मेरे को उन सभी इंडिविजुअल की लिस्ट दे सकते हो जिन्हें मेरे को प्रोटेक्ट करना। एंड आल्सो मैं इस चीज को अप्रिशिएट भी करूंगा कि अगर आप एक मीटिंग को फिक्स कर दो जिसके अंदर वो सभी इंडिविजुअल अवेलेबल हो। इसके बाद मिस्टर व्हाइट हंसते हुए बोलते हैं ऑफ कोर्स। और इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस की आखिरी दिन जहाँ पे पार्टी चल रही होती है और जो सभी हंटर होते हैं वो वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं। और अब साइड से जिनू को हंटर की लिस्ट पकड़ा दी जाती है और जो सभी हंटर्स की रैंक होती है ना उस लिस्ट के अंदर वो अचीवमेंट के बेस पर होती है। और अब जिनू एडम से पूछता है वैसे मैं इस लिस्ट के अंदर हूँ क्या? तो एडम भाई जवाब देते हैं अगर हम लोग जायंट वाले इंसिडेंट्स को कंसीडर करें तो आप शायद 3rd या 4th प्लेस पर होगे। और अब हमें पता चलता है कि 1st प्लेस पे कौन है। 1st प्लेस पे होता है थॉमस आंद्रे, 2nd प्लेस पे होता है लू जिगैंग, 3rd प्लेस पे होता है क्रिस्टोफर रीड और 4th प्लेस पे होता है सिद्धार्थ बच्चन। इसके बाद अब जिनू सभी हंटर्स के पीछे ना अपना शेड सोल्जर को इम्प्लांट कर देता है
है और यह चीज ना किसी को भी पता नहीं चलती। और फिर बंदा अपने मन में सोचता है कि मैं हंटर्स का यूज करूंगा मोनार्च को बुलाने के लिए, एंड फिर मैं बोल सकता हूँ कि कौन मेरा दोस्त है या फिर कौन मेरा दुश्मन, एंड फिगर आउट कर सकता हूँ किसके अपोज मेरे को फाइट करनी है। और फिर उस पार्टी में एक और बंदा एंट्री लेता है और साइड से मिस्टर बोलते हैं मिस्टर संग। तो जिनू जवाब देता है अरे आप मेरी चिंता मत करो। और जो बंदा होता है ना वो कोई और नहीं थॉमस एंड्रे होता है जिसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया था। और फिर बंदा जिनू के पास आता है और सीधे मुद्दे की बात करता है, वांग को छोड़कर जिसने यह सब स्टार्ट किया था वो हूँ मैं, तो तुमने मेरी लाइफ क्यों बख्श दी। और फिर जिनू जवाब देता है तुम सभी ने ऐसा क्राइम नहीं किया था जिसकी वजह से तुम सभी को मार दिया जाए। और फिर बंदा अपना सर झुकाता है और बोलता है मैं समझ गया, एंड जाते हुए जिनू को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ अभी वांग के फ्यूनरल सर्विस में, और मैं जानता हूँ कि उसने काफी सारे क्राइम्स करे हैं लेकिन एटलीस्ट उसे आखिर में एक प्रॉपर फ्यूनरल तो मिलना ही चाहिए। और जाते जाते थॉमस अपने फ्रैक्चर आर्म को उठाता है और जिनू को यह भी बोलता है कि उसका जब हाथ सही हो जाएगा तो फिर वो लोग एक साथ खाना खाएंगे, और इसलिए वो अपना नंबर मैनेजर को देने को बोलता है। तो फिर कुछ समय बाद उसके टच में आ जाएगा, मतलब कि मिल पाएगा उससे। अब थॉमस की मैनेजर जिनू को बोलती है कि जो थॉमस एंड्रे हैं वो आपको शुक्रिया कर रहे हैं क्योंकि आपने उनके गिल्ड मेंबर्स की जान बख्श दिया है और वो आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं बिकॉज वो साए हैं। और अब मैनेजर जिनू के पास आती है और बोलती है मिस्टर सांग आपके लिए ज्यादा परेशानी की बात न हो जाए तो आप अपने नंबर बताइए, एंड आल्सो जो मिस्टर एंड्रे हैं वो आपको एक थैंक यू गिफ्ट भी देना चाहते हैं, तो प्लीज हमें बताइए कि आपको क्या चाहिए। लेकिन जिनू जो होता है वो जवाब देता है अरे इसकी कोई जरूरत नहीं। और अब मैनेजर जिनू को बोलती है जो मिस्टर एंड्रे हैं वो किसी का भी कर्ज नहीं रखते और उनका हाई कॉम्पिटिटिव नेचर है, और इसलिए आपको कुछ भी चाहिए हमें बताइए सब चलेगा। और फिर जिनू बोलता है एक डैगर वुड बी नाइस, और फिर जो मैनेजर होती हैं वो बोलती हैं चलो ठीक है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं हंटर एसोसिएशन का सीन जहाँ पर मिस्टर गो अपना काम कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, एंड जैसे ही वो सो रहे होते हैं ना तभी उनके पास एक एरिया होता है वो ब्लैक हो जाता है और फिर उन्हें सेंस होता है कुछ तो गड़बड़ है, एंड फिर उनके साइड में एक मोनार्च ऑफ फ्रोज बैठा हुआ होता है। और गाइस इसी के साथ अपना जो एपिसोड एंड सीजन होता है वो खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड एंड सीजन कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली सीजन के एक और नई एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।